आइए सीधे चलते हैं 13वीं सदी की दिल्ली में। देखिए, ये एक ऐसा दौर था जहां सत्ता का फैसला सिर्फ और सिर्फ तलवारों और साजिशों से होता था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की एक ऐसी कमाल की अंडरडॉग कहानी पर गौर करेंगे जो सिर्फ एक रानी की दास्तान नहीं है। ये एक बेहद तेज दिमाग, अटूट लगन और हर रुकावट को चीर देने वाले दुस्साहस की कहानी है। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आखिर 13वीं सदी की दिल्ली में एक अकेली महिला ने पूरे साम्राज्य के 40 सबसे ताकतवर मर्दों को मात कैसे दी? ये एक बेहद कुशाग्र बुद्धि और सदियों पुरानी पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की के बीच के सीधे टकराव की कहानी है। कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है उनके थोड़े अलग, थोड़े असामान्य बचपन से। 1205 में बदायूं में रज़िया का जन्म हुआ। उनके पिता इल्तुतमिश शुरू से कोई राजकुमार नहीं थे। दरअसल वो एक गुलाम थे जो अपनी काबिलियत के दम पर पहले गवर्नर और फिर आगे चलकर सुल्तान बने। तो बचपन में ही रज़िया ने अपने पिता से एक बहुत बड़ी सीख ले ली थी कि इंसान की कीमत उसके जन्म या खानदान से नहीं, बल्कि उसके काम और उसकी काबिलियत से तय होती है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 1205 से लेकर 1236 तक वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूमा। 1211 में परिवार नई और व्यस्त राजधानी दिल्ली आ गया। 1229 में बड़े भाई की मौत ने सारे समीकरण बदल दिए और फिर आता है 1231 का साल, जब उन्हें कार्यवाहक शासक बना दिया गया। यानी एक गवर्नर की बेटी से लेकर एक टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर बनने का यह सफर सच में बहुत तेज और हैरान करने वाला था। अब आम तौर पर उस वक्त राजकुमारियों को क्या सिखाया जाता था? महल के अंदर कढ़ाई बुनाई, राइट? लेकिन रज़िया की क्लासरूम बिल्कुल अलग थी। उनकी पढ़ाई में कानून और प्रशासन तो था ही, पर साथ ही प्रॉपर घुड़सवारी और तलवारबाजी भी थी। और ये कोई शौकिया चीज नहीं थी, बल्कि सत्ता और सेना कैसे काम करती है, इसकी डीप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। वो अक्सर दरबार में चुपचाप बैठकर देखती थीं कि उनके पिता कैसे आम लोगों की परेशानियां सुनते हैं और अहम फैसले लेते हैं। चलिए अब आते हैं सत्ता के अर्थशास्त्र पर। रज़िया की असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं थी, बल्कि वो पैसों के खेल को यानी इकोनॉमिक्स को बहुत गहराई से समझती थी। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें तुर्काने चहलगानी को समझना पड़ेगा। ये क्या था? ये 40 बेहद एलीट और पावरफुल लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें सुल्तान के टॉप मिलिट्री कमांडर, अफसर और गवर्नर शामिल थे। एक तरह से यही वो लोग थे जिनका साम्राज्य के हर हिस्से पर गहरा प्रभाव था। और एक छोटी सी बात याद रखिएगा, आगे चलकर यही लोग रज़िया के सबसे खतरनाक दुश्मन बनने वाले थे। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उस वक्त के इक्ता सिस्टम में आखिर गड़बड़ी कहाँ थी। इसे ऐसे समझिए, गवर्नर ने पहले आम किसानों से टैक्स वसूला, उसमें से अपनी पर्सनल आर्मी और अपने ऐशो आराम का खर्चा निकाल लिया, और जो थोड़ा बहुत बचा वो सुल्तान के खजाने में भेज दिया। नतीजा, इस सिस्टम ने गवर्नरों को बेहद लालची बना दिया और सुल्तान का अपना खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। लेकिन रज़िया इस खतरे को बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी थी। उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। इन बिचौलियों और गवर्नरों को बहुत ज़्यादा आज़ादी देना राज्य के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। उनका मानना था कि देश का खजाना सीधे सुल्तान के कंट्रोल में होना चाहिए। उन्होंने बैलेंस्ड टैक्स सिस्टम पर जोर दिया ताकि किसान परेशान होकर खेती न छोड़ें, और हाँ, मुल्तान से लेकर बंगाल तक के ट्रेड रूट्स को सुरक्षित करना। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं होंगे तो सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा। खैर, अब वक्त था उनके इन विचारों की असली परीक्षा का। बात है 1231 की। इल्तुतमिश एक बहुत बड़ी मिलिट्री कैंपेन के लिए ग्वालियर निकल गए और जाते जाते पूरी राजधानी का भार अपनी बेटी के कंधों पर डाल गए। कार्यवाहक शासक के तौर पर यह लगभग 1 साल लंबा टेस्ट था उनके लिए। और उन्होंने क्या किया? रोजाना दरबार लगाया, काजी के साथ मिलकर बिल्कुल निष्पक्ष फैसले सुनाए। जो सेना ग्वालियर में लड़ रही थी, उनके लिए राशन और हथियारों की कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया। और तो और, शहर की सुरक्षा के लिए वो खुद रात के अंधेरे में घोड़े पर निकलकर पेट्रोलिंग करती थीं। जस्ट इमेजिन। फिर आता है सुल्तान का ऐतिहासिक फैसला। 1232 के आसपास जब इल्तुतमिश ग्वालियर फतह करके वापस लौटे, तो ऑब्वियसली वो देखना चाहते थे कि पीछे से दिल्ली का क्या हाल हुआ है। उन्होंने जो देखा उसने इतिहास की दिशा बदल दी। दिल्ली बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैनेज्ड थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे जुड़ता है। इल्तुतमिश के सामने पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर थी।
एक तरफ थी उनकी बेटी रज़िया, पूरी तरह अनुशासित, न्यायपसंद और इकोनॉमिक्स की मास्टर, और दूसरी तरफ उनके बेटे जैसे कि रुकनुद्दीन फिरोज, जो पूरी तरह से अयोग्य थे, खजाने का पैसा पानी की तरह बहाते थे और हमेशा शराब और संगीत में डूबे रहते थे। तो सबसे अहम बात यह है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सारी पुरानी परंपराओं को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्होंने खुले दरबार में ऐलान किया, मेरे बेटे सिर्फ शक्ल से नौजवान हैं, उनमें से किसी में भी इस राज्य का बोझ उठाने की काबिलियत नहीं है। मैंने अपनी बेटी को परख लिया है, और बस इसी के साथ बिना किसी भेदभाव के सिर्फ योग्यता के आधार पर उन्होंने रज़िया को अपना ऑफिशियल उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, 40 लोगों के उस पावरफुल ग्रुप ने तुरंत इसका विरोध किया। अब देखिए, विरोध इसलिए नहीं था कि रज़िया काम में कच्ची थीं। असली दिक्कत ये थी कि एक औरत से हुक्म लेना उनके पुरुषवादी अहंकार को चोट पहुंचा रहा था। और सच कहूं तो सबसे बड़ा डर ये था कि रज़िया पाई पाई का हिसाब मांगने वाली रूलर थीं। उन्हें तो रुकनुद्दीन जैसी एक कमजोर कठपुतली चाहिए थी, ताकि उनका अपना भ्रष्टाचार बिना किसी रोक टोक के चलता रहे। और बस यहीं से इस कहानी का आखिरी और सबसे ड्रामेटिक हिस्सा शुरू होता है, साजिश और जनता की अदालत। अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश के गुजरने के तुरंत बाद ही शाही दरबार में धोखे और साजिशों का भयंकर खेल शुरू हो गया। अब इस पूरी स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे इन दरबारियों के लालच ने पूरे शहर को अराजकता में धकेल दिया। सुल्तान की आखिरी वसीयत को सीधे कूड़ेदान में डाल दिया गया और रुकनुद्दीन को ताज पहना दिया गया। एंटरटेनमेंट के नाम पर राजकोष को रातों रात खाली कर दिया गया। उधर राजमाता शाह तुर्कान ने अपने दुश्मनों को मरवाना शुरू कर दिया। सोचिए, पूरी दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ डर और भ्रष्टाचार का माहौल बन गया था। जब नाइंसाफी हद से पार हो गई, तब रज़िया ने अपना सबसे बड़ा और साहसी दांव चला। उन्होंने उन भ्रष्ट दरबारियों के आगे हाथ नहीं फैलाए, बल्कि लाल कपड़े पहने और सीधे दिल्ली की आम जनता से न्याय की गुहार लगाई। तो इस एक्सप्लेनेटर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है, क्या जनता की ताकत वाकई किसी सिस्टम में गहरे तक धंस चुके करप्ट लोगों को उखाड़ फेंक सकती है? रज़िया की ये कहानी एक ही बात साबित करती है, जब अवाम का साथ हो तो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल